हाँ, हम लोग बात कर रहे थे विलयन के प्रकार के बारे में। तो विलयन के प्रकार में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कौन आता है, ठोस विलयन। ठोस विलयन में विलायक, हम लोगों ने बात बताई थी कि विलायक हमेशा, इसमें ठोस विलयन की बात हो रही है, तो ठोस विलयन में हमेशा जो विलायक होता है वो कौन होगा, ठोस होगा। और दूसरा अगर हम विलेय की बात कर लेते हैं तो विलेय कौन होता है हमारे पास, ठोस होगा, फिर द्रव आएगा, फिर गैस आएगा। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं उदाहरण में। उदाहरण में जब हम लोगों ने ठोस ठोस को देखा था, क्या देखा था, ठोस ठोस को देखा है, तो क्या होगा इसमें, तांबे तथा सोने का मिश्रण, उसके बाद और तांबे तथा जिंक का मिश्रण, जब दोनों ही आपस में मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, जब दोनों ही आपस में मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है हमारे पास, क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। क्या बन जाता है, पीतल बन जाता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं, विलायक तो वही रहेगा, विलायक क्या रहेगा यहाँ पर, ठोस रहेगा, लेकिन विलेय बदल जाएगा और विलेय क्या हो जाएगा यहाँ पर, द्रव, क्या हो जाएगा, द्रव हो जाएगा। बात आ रही है विलायक यहाँ पर कौन है, ठोस है, और विलेय विलेय कौन है यहाँ पर, द्रव है। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, ज्यादा कौन है यहाँ पर, ठोस, और कम कौन है यहाँ पर, द्रव। ठीक है, तो अब ये मत दिमाग लगाने लग जाना कि यहाँ पर हम चीनी और पानी को मिला दें, नहीं, यहाँ पर ठोस हमारे पास ज्यादा है। ठीक है, और चीनी और पानी में कौन कौन ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है। और पानी मतलब द्रव, और द्रव मतलब यहाँ पर बात हो रही है शरबत के बारे में, यानी चीनी और पानी बनाने की मिश्रण की बात हो रही है, और पानी ज्यादा होगा, ज्यादा मतलब यहाँ पर विलायक कौन होगा, द्रव होगा। तो ये जब ये कहाँ पर चला जाएगा, द्रव विलयन में चला जाएगा, है ना। तो बहुत सारे लड़के यहाँ पर गलती कर देते हैं कि सर क्या यहाँ पर हम लोगों ने कम, यहाँ पर हम लोग चीनी और पानी का मिश्रण नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये बात। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पर ध्यान देते हैं, तो जब ठोस और द्रव मिलाते हैं, ठीक है, क्या मिलाते हैं, ठोस और द्रव मिलाते हैं, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तब हो जाएगा हमारे पास पारे तथा, ध्यान समझना, पारे तथा सोडियम का अमलगम होगा। क्या होगा, पारे तथा सोडियम का अमलगम होगा। किसका, सोडियम का अमलगम, अमलगम, अमलगम। ठीक है, अमलगम होता है, क्या होता है, पारे तथा सोडियम का अमलगम होता है। बात क्लियर है, इतनी बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं ठोस, किसकी बात कर लेते हैं, ठोस और गैस के बारे में। किसकी बात कर लेते हैं, ठोस और गैस के। फिर से वही बात आती है, गैस कम होगा तो ठोस ज्यादा होगी, बात समझ में है ना। तो ठोस ज्यादा होने का मतलब कौन सा विलयन, ठोस विलयन। ठीक है, तो विलेय क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, गैस, और विलयन, विलायक कौन हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ठोस हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका उदाहरण हम क्या बताएंगे, तो इसका उदाहरण होगा हमारे पास पैलेडियम और हाइड्रोजन का अधिशोषण। क्या होगा, पैलेडियम और हाइड्रोजन का अधिशोषण। तो लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो, पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण। क्या हो जाएगा, पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण। बात क्लियर है नहीं, क्लियर है, यानी पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण हो जाएगा। इतनी बात मुझे लगता है क्लियर हो गया। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, देखो, जब यहाँ पर ठोस ठोस मिलेंगे, यानी ठोस विलायक होगा, द्रव विलेय, ठोस विलेय होगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, तांबे तथा सोने का मिश्रण और तांबे तथा जिंक का मिश्रण, जो मिलकर क्या बना देगा, पीतल बना देगा। उसके बाद ठोस और द्रव के बारे में बात कर रहे हैं तो पारे तथा सोडियम का अमलगम हो जाएगा, और ठोस और गैस की बात कर रहे हैं तो पैलेडियम द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण हो जाएगा। इतनी बात मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे चलते हैं, विलयन को चेंज करते हैं। तो विलयन को चेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ठोस को हटाना पड़ेगा, और इसकी जगह पर कौन लाएंगे, द्रव। किसको लाएंगे, द्रव लाएंगे। तो अभी सिंपल सी बात है, द्रव विलयन हो गया तो विलायक कौन हो जाएगा, द्रव। बात सिंपल सी है, ये हो चुका है, बात हो चुकी है यहाँ की। तो क्या हो जाएगा, ये सभी चीजें क्या हो जाएंगी, यहाँ पर बदल जाएंगी, है ना, तुरंत ही बदल जाएगा। तो हो जाएगा हमारे पास द्रव, और ये हमारे पास विलेय, विलेय तो ठोस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी द्रव, ठीक है, यहाँ पर भी द्रव। बात समझ में आई, तो ये हो जाएगा द्रव द्रव द्रव। ठीक है, और लेकिन क्या उदाहरण वही रहेंगे, उदाहरण तो बदल जाएंगे ना, सिंपल सी बात है। कहाँ ज्यादा विलायक है, विलायक मतलब द्रव है ना, वहां पर क्या था, ठोस था, यहाँ पर क्या है, द्रव है, तो कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, जब हम लोग बदल दिए हैं पूरा, तो इसको भी बदलने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मुझे ना आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
तो द्रव जब होगा हमारे पास विलायक तो ठोस क्या हो जाएगा, विलेय क्या हो जाएगा, ठोस होगा। तब उस कंडीशन में कौन सा उदाहरण चलेगा, तो सिंपल सी बात है, जब हमारे पास ठोस आ जाए फिर उसके बाद द्रव आ जाए, है ना, विलायक ज्यादा हो और उसके बाद ठोस कम हो, तो फिर कौन सा विलयन बनता है, द्रव विलयन तो होता ही है, इसमें कोई मतलब वो नहीं है। लेकिन अब इसमें अगर उदाहरण की बात कर लेते हैं तो मैंने वही बात आई यहाँ पर, यानी चीनी तथा पानी का मिश्रण। बात समझ में आया, नमक तथा पानी का मिश्रण। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं शर्करा, क्या लिख सकते हो, शर्करा तथा, आप चीनी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग है। तो चीनी, शर्करा तथा नमक, शर्करा तथा नमक, किसकी बात हो रही है, शर्करा तथा नमक। ठीक है, शर्करा तथा नमक आदि का, शर्करा तथा नमक और भी है बहुत सारी चीजें, आदि का जल में मिश्रण, किसमें, जल में मिश्रण। ठीक है, जल में मिश्रण। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं द्रव द्रव में, ये तो सबका फेवरेट है ना, सबका फेवरेट है लगभग। ठीक है, द्रव द्रव में बिल्कुल सभी लोग जानते हो क्या है इसका, एल्कोहल, एल्कोहल और जल का मिश्रण, अल्कोहल और जल का मिश्रण, अल्कोहल और जल का मिश्रण। और दूसरा है हमारे पास द्रव और गैस का। तो द्रव और गैस के लिए क्या हो जाएगा, द्रव और गैस के लिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर देखो द्रव और गैस की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जल में घुली हुई ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। ठीक है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन। और दूसरा है हमारे पास अमोनियाकृत जल, दूसरा क्या हो जाएगा इसका, अमोनियाकृत जल, अमोनियाकृत जल। ठीक है, ये दूसरा है, पहला कौन सा है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन, और दूसरा है हमारे पास अमोनियाकृत जल। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो ये द्रव द्रव का क्या हो जाएगा, अल्कोहल और जल का मिश्रण, उसके बाद द्रव गैस का क्या हो जाएगा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन और अमोनियाकृत जल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को प्रॉब्लम होगी, सरल है ये, बस आपको इम्पोर्टेंट क्या है, इसके उदाहरण, इम्पोर्टेंट क्या है, इसके उदाहरण है। बात समझ में आई, सबसे इंपॉर्टेंट इसके उदाहरण है। अब आगे हम बात कर लेते हैं विलयन के प्रकार में, क्या हो जाएगा यहाँ पर, गैस विलयन। कौन सा विलयन हो जाएगा, गैस। और विलायक क्या हो जाएगा यहाँ पर, सभी जगह विलायक कौन हो जाएगा, गैस हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हमारे पास गैस हो जाएगा। बात समझ में आई, यहाँ पर भी गैस, यहाँ पर भी गैस और यहाँ पर भी गैस, दोनों ही जगह गैस आ जाएंगे। ठीक है, यानी तीनों जगह गैस आ जाएंगे। तो तीनों जगह गैस आ जाएंगे तो इसके उदाहरण भी बदल जाएंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ पर हम लोग उदाहरण भी बदल देंगे। तो गैस और ठोस जब मिलते हैं, ठीक है, जब गैस और ठोस मिलते हैं तब क्या बनता है, ध्यान समझना, जब गैस और ठोस को मिलाते हैं तब हमें मिलता है धुआं। क्या मिलता है, धुआं। ठीक है, जब गैस और ठोस को मिलाते हैं तो मिलता है हमारे पास धुआं। ठीक है, और भी है, ठीक है, और भी लिख लो यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, लिख सकते हो आप, कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास कौन सा, यहाँ पर कपूर का नाइट्रोजन में विलयन हो गया है, और ठोस का गैस में ऊर्ध्वपातन। कौन सा है, ठोस का गैस में ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ठोस का गैस में ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इतनी बात याद रखना है कि जैसे गैस और ठोस जब मिलते हैं तो धुआं हो गया, कपूर का नाइट्रोजन में विलयन हो गया, और गैस का ठोस में ऊर्ध्वपातन हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गैस और द्रव जब मिलते हैं, क्या मिलते हैं, गैस और द्रव मिलते हैं तब क्या बनेगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले गैस और द्रव मिलेंगे तो क्लोरोफॉर्म की वाष्प आएगी। क्या आएगी, क्लोरोफॉर्म की वाष्प, क्लोरोफॉर्म देखो, क्लोरोफॉर्म में डायरेक्ट लिख रहा हूं सूत्र से, यानी CHCl3
की वाष्प और क्लोरोफॉर्म की वाष्प और क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोरोफॉर्म की वाष्प और N2 का मिश्रण। ठीक है, किसका मिश्रण, N2 का मिश्रण, क्लोरोफॉर्म की वाष्प और N2 का मिश्रण। ठीक है, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चाहो तो एक ही रहने दो, और भी है हमारे पास बहुत सारे, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो एक ही रहने दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म की वाष्प और N2 का मिश्रण। और देखो अब दूसरी तीसरी लास्ट, ये तो सबको आना चाहिए, गैस का। तो गैस का सबसे इंपॉर्टेंट होता है वायु। क्या होता है, वायु। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, वायु। अब सिंपल सी बात है कि हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, नाइट्रोजन। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन का मिश्रण हो जाएगा, तो इसी में हमारे पास डायरेक्ट आप वायु लिख दोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होनी चाहिए, बहुत ही सरल टॉपिक है। बस आपको इम्पोर्टेंट क्या रखना है, ये याद रखना है। अगर आपको ये याद हो गए इनके, ठीक है, उदाहरण याद हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि आपके 1 नंबर कहीं चले जाएंगे। ठीक है, 1 नंबर में ये लगभग पूछा जाता है, हर पेपरों में आता है, मतलब हर पेपरों में नहीं, मतलब केमिस्ट्री के पेपर में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में। ठीक है, तो ऐसा ये करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना छोटा सा वीडियो है, मुझे केवल यही बताना था, छोटा सा वीडियो है। ठीक है, अब आगे कल से हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।